प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स, या इसको बोल देते हैं डीएनए मार्कर्स। तो डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। उसके अंदर दो श्रृंखलाएं होती हैं या दो स्ट्रैंड्स होती हैं। तो डीएनए की अगर अपने एक श्रृंखला की बात करें या एक स्ट्रैंड की बात करें तो उसके अंदर शुगर और फॉस्फेट ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। ठीक है। और फिर उस बैकबोन पर जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, है ना, नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, उनका एक विशिष्ट क्रम या स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो पाया जाता है। चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में पाए जाते हैं, है ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है। तो ये चारों जो हैं वो लाखों की संख्या में या हो सकता है करोड़ों की संख्या में उपस्थित हों, लेकिन इनका एक निश्चित क्रम या एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर या श्रृंखला के ऊपर। ठीक है। तो अब डीएनए मार्कर क्या होगा। डीएनए का जो क्षार क्रम है उसके अंदर एक विशिष्ट जगह होगी या एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, है ना। वो प्लेस होगा क्या, क्षार क्रम होगा, है ना। कोई स्पेसिफिक या विशिष्ट क्षार क्रम या बेस ऑर्डर होगा, है ना, या बेस सीक्वेंस बोल देते हैं उसको, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग पहचान सकते हैं। किसके द्वारा, आणविक तकनीकों के उपयोग से या मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के यूज से, है ना। कौन कौन सी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का हम लोग यूज करेंगे ये हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डीएनए मार्कर। डीएनए मार्कर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको मॉलिक्यूलर मार्कर भी बोल देते हैं या फिर इसको जेनेटिक मार्कर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये एक ही बात होती है, सब के सब जो है ये बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं। तो ये जो डीएनए मार्कर्स हैं ये फिर आगे फर्दर इनको कई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से डीएनए मार्कर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो टोटल 9 डीएनए मार्कर्स हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट। ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म होती है इनकी, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 9 डीएनए मार्कर्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। RFLP, AFLP, RAPD, CAPS या इसको कैप्स भी बोल देते हैं, SSR, SSCP, SNP, HA और DFP। तो टोटल 9 डीएनए मार्कर्स हैं। इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले RFLP या इसको बोल देते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो एक एंजाइम होता है जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसका नाम आपने शायद सुना होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, आणविक कैंची, है ना। ये करता क्या है, डीएनए के अंदर की तरफ कट लगाता है ना। डीएनए की डबल स्ट्रैंड जो होती है या जो द्विश्रृंखला है उसको बीच में से काटता है ना। बीच में से अलग अलग जगहों से काटेगा। किस जगह पे काटेगा, वो एक स्पेसिफिक क्षार क्रम होता है या एक विशिष्ट क्षार क्रम या बेस सीक्वेंस होता है जिसको ये पहचानता है और पहचान कर उसको वहां से काट देता है। ठीक है। इस विशिष्ट ये जो साइट है या स्थल है इसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है। तो डीएनए के अंदर अलग अलग जगह पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जिनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा पहचाना जाता है, और पहचानने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वहां से कट लगाकर उसको अलग कर देता है। ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं ये अलग अलग जीवों के अंदर या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए होता है उसमें इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स की जो स्थिति है या पोजीशन जो होती है या लोकेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तो अगर हम एक जाति की बात करते हैं, अगर अपने एक स्पीसीज की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत सारे, है ना। जैसे ह्यूमंस की बात कर लें तो बहुत सारे ह्यूमंस हैं, या प्लांट की कोई एक स्पीसीज की बात कर लें तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो विभिन्न जीवों के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डीएनए है ना, उसको अगर हम सेम टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा EcoR1, हिंड थर्ड, है ना। इस तरह के और भी कई होते हैं।
लेकिन हमें सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेना है। मान लीजिए हम लोग इको R1 ले रहे हैं, ठीक है। तो इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जब हम एक जाति के अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जीव हैं उनके डीएनए को उपचारित करते हैं या ट्रीट करवाते हैं, तो उसके बाद क्या बनेगा? अभी डीएनए फ्रैगमेंट्स बनेंगे, डीएनए के खंड बनेंगे। इन डीएनए खंडों की जो लंबाई है या ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होगी, यानी उसके अंदर भिन्नता उपस्थित होगी, और यही क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये होती है RFLP, ठीक है। अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो RFLP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है अभी। चलिए, इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, अभी मान लीजिए हमारे पास एक स्पीसीज है R, है ना, R नाम से कोई एक जाति है। इस जाति के 3 इंडिविजुअल हम लोग ले रहे हैं, 3 जीव ले रहे हैं, इंडिविजुअल A, B और C, ठीक है। हमने क्या किया? इन तीनों इंडिविजुअल से हमने अलग अलग डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया या डीएनए को हमने पृथक कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो इनको नाम क्या दिया गया? डीएनए A, डीएनए B और डीएनए C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करेंगे इन डीएनए को। तो मान लीजिए हमने इसको नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को RE1। तो RE1 से हमने तीनों डीएनए को ट्रीट करवाया, तो होगा क्या? अभी डीएनए जो है उसके फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, उसके खंड बन जाएंगे। तो तीनों के तीनों डीएनए जो हैं वो जब हम RE1 से उनको ट्रीट करवाते हैं तो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स बने हैं इनकी जो लंबाई है वो एक जैसी है या अलग अलग है, ये चेक करने के लिए हम लोग 2 तकनीकों का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक तकनीक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे 3rd ईयर के अंदर इसको डिटेल में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको इसका नाम ही ध्यान में रखना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। दूसरी तकनीक हम लोग यूज़ करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, साइज के आधार पर, यानी आकार के आधार पर जो डीएनए खंड हैं वो अलग अलग हो जाएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, सिर्फ इतना ध्यान रख लो, ठीक है। दूसरी तकनीक है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी जो है वो किस पर बनाई जाती है? एक्सरे फिल्म के ऊपर। हम डीएनए खंडों को देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए हम लोग एक्सरे फिल्म पर ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक का उपयोग करेंगे। तो एक्सरे फिल्म के ऊपर बैंड्स बन जाएंगे, है ना, और इन बैंड्स की जो पोजीशन है या स्थिति है उसका हम लोग निरीक्षण करेंगे, ठीक है। तो जो बेंडिंग पैटर्न है वो इस तरह का दिखाई देता है। ये है इंडिविजुअल A के लिए, ये B के लिए है और ये C के लिए है। तो ये बेंडिंग पैटर्न किस पर बना हुआ है? एक्सरे फिल्म के ऊपर बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो जो बैंड्स की पोजीशन है वो अलग अलग आती है ना। इसके अंदर 4 बैंड्स बन रहे हैं, इसमें भी 4 बन रहे हैं, तीनों स्पीसीज के तीनों जीवों के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर 4-4 बैंड्स बन रहे हैं। लेकिन इन चारों बैंड्स की जो पोजीशन है या जो स्थिति है वो अलग अलग है, ठीक है। तो पोजीशन अलग अलग होने का मतलब क्या है? कि जो डीएनए खंड बने थे तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो डीएनए था उनके जो डीएनए खंड बने थे वो अलग अलग लंबाई के थे या अलग अलग लेंथ के थे। तो इसी को क्या बोल देते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या RFLP बोल देते हैं। अब RFLP जो है उसका यूज़ क्या है, उपयोग क्या है? तो सबसे पहला है जनक का निर्धारण करना, यानी पेरेंट को डिटरमाइन करना कि मान लीजिए कोई एक प्रोजेनी है, एक संतति है, उसका हम लोग पेरेंट या जनक जो है उसका निर्धारण करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करवाएंगे? RFLP करवाएंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे और बेंडिंग पैटर्न बना के और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे। तो इससे पेरेंट को डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा अपराधी का निर्धारण करना, है ना, क्रिमिनल जो है उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? मान लीजिए किसी जगह के ऊपर कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और वहाँ से हमें क्रिमिनल का या सस्पेक्ट बोल सकते हो उसको, सस्पेक्ट का हमें वहाँ से कोई भी, जैसे मान लीजिए बाल मिल गया, है ना, तो उस बाल को लेकर हम लोग क्या करवाएंगे? उसके अंदर से डीएनए को निकाल लेंगे, RFLP करवाएंगे, ठीक है, और फिर उसका बेंडिंग पैटर्न तैयार कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसको जो भी सस्पेक्ट होगा उसके साथ मैच करके देखेंगे। जो भी 3 या 4 सस्पेक्ट होते हैं उनके साथ मैच करके देख लेंगे। तो जिसके साथ भी मैच हो जाएगा वो वही क्रिमिनल होगा या अपराधी होगा,
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग RFLP का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोग की स्थिति का निर्धारण करना, जो डिजीज होती है उसकी पोजीशन क्या है ना, वो किस स्टेज के अंदर है, इसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग RFLP का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जीन मैपिंग के अंदर या जीन मापन के अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब गुणसूत्र जो है या क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जो जीन्स उपस्थित हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उसको निर्धारित करना ही जीन मैपिंग कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग RFLP का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पादप रोगजनक का पता लगाना, है ना, कोई एक प्लांट है, उसको कौन से पैथोजन ने या कौन से रोगजनक ने इन्फेक्ट किया है या संक्रमित किया है, इसको भी डिसाइड करने के लिए हम लोग RFLP का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके यूज़ हैं जो ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा मॉलिक्यूलर मार्कर है AFLP, या इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये है एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी क्या है, भी एक तरह का RFLP ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें RFLP उपयोग करने से पहले एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणन करना। किसका गुणन करेंगे, DNA का। तो जो भी हमारे पास DNA का सैंपल होगा उसका हम लोग गुणन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा तब फिर उसका RFLP किया जाता है। तो इस तकनीक के अंदर हम लोग RFLP के उपयोग से पहले DNA सैंपल जो होता है उसका गुणन या एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं भाई, इस तकनीक में हम लोग DNA जो होता है ना, DNA एक ही DNA है हमारे पास, उसको दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, DNA एक ही है, यानी एक ही इंडिविजुअल होगा, एक ही जीव होगा, उससे हमने DNA को आइसोलेट कर लिया, पृथक कर लिया। अब इसको हम लोग अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों से उपचारित करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो DNA सैंपल हमारे पास है, इसका सीक्वेंस या जो क्षार क्रम होता है या बेस सीक्वेंस होता है वो अननोन है या अज्ञात है, यानी उसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं है तो इसका मतलब हम लोग उसका गुणन करना जब चाहते हैं तो गुणन करने के लिए हम लोग प्राइमर्स नहीं बना सकते, है ना। प्राइमर्स कैसे बनाएंगे, जब हमें DNA टेम्पलेट का सीक्वेंस ज्ञात होगा तभी उसका DNA प्राइमर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें जो DNA सैंपल है उसका सीक्वेंस पता नहीं है तो हम लोग DNA प्राइमर्स नहीं बना सकते। तो DNA प्राइमर नहीं बना सकते तो फिर हम लोग क्या करेंगे भी, दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों से उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद फिर हम लोग अडेप्टर मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे, है ना। अडेप्टर मॉलिक्यूल जो है उनका सीक्वेंस या क्रम जो है वो हमें पता होता है, ठीक है। और अडेप्टर मॉलिक्यूल लगाने के बाद फिर हम लोग DNA प्राइमर्स बना सकते हैं इन अडेप्टर मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट, ठीक है। और फिर हम लोग एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं या गुणन कर सकते हैं और DNA की अनेक प्रतियां या कॉपीज जो हैं वो बना सकते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। अब जो DNA कॉपीज या प्रतियां हमें प्राप्त होंगी फिर इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जैसे मान लीजिए ये हमारे पास जीनोमिक DNA है, इस जीनोमिक DNA का जो सीक्वेंस है, बेस सीक्वेंस या अक्षर क्रम हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उपचारित करेंगे दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों से। तो एक तो है EcoR1 और दूसरा है हिंड सेकंड, ठीक है। इन दोनों से उपचारित किया। जब हम इन दोनों से उपचारित करेंगे तो ये क्या करेंगे भी, इस DNA के अंदर जो विशिष्ट या स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी वहाँ से इनको कट कर देंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ पे EcoR1 कट लग गया, EcoR1 ने लगाया, और यहाँ पे हिंड सेकंड कट है जो कि हिंड सेकंड के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। अब हम अडेप्टर मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे। एक अडेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीमेंट्री होगा किसके, EcoR1 कट के, और दूसरा अडेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो किसके किसके कंप्लीमेंट्री होगा, हिंड सेकंड के, ठीक है। तो इन दोनों के क्या होता है, ये कंप्लीमेंट्री होता है। तो अब ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्षार क्रम या जो बेस सीक्वेंस है वो हमें ज्ञात होता है, तो इसका मतलब इनके अगेंस्ट हम लोग
जो प्राइमर्स हैं वो बना सकते हैं। तो पहले तो इन अडेप्टर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और ये हिंट सेकंड वाला अडेप्टर जो है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलिए, तो इको R1 अडेप्टर जो था उसको हमने इको R1 जो कट लगा था उसके साथ जोड़ लिया, और जो हिंट सेकंड वाला अडेप्टर था उसको हिंट सेकंड कट के साथ जोड़ दिया। अब हम ये जो एरो लगे हुए हैं ये क्या है, डीएनए प्राइमर्स हैं, है ना। डीएनए प्राइमर्स किसको चाहिए होते हैं, ये चाहिए होते हैं डीएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अपने आप पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता पॉलीमराइजेशन के लिए या बहुलकीकरण के लिए, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर ये आपको पता होगा। तो डीएनए प्राइमर हमने यूज़ कर लिए, और फिर देखो यहाँ पर जो प्राइमर हम लोग यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे इको R1 प्राइमर, और यहाँ पर जो प्राइमर यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हिंट सेकंड प्राइमर। तो दो अलग अलग टाइप के प्राइमर्स होंगे, इनको यूज़ कर लिया। फिर डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे और फिर इसका एम्प्लीफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एक से कितने बन जाएंगे, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से इसका एम्प्लीफिकेशन या गुणन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जब एम्प्लीफिकेशन हो गया, गुणन हो गया, तो फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग करेंगे, जिससे डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे, एक्सरे फिल्म डेवलप हो जाएगी और बैंडिंग पैटर्न जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भी AFLP। इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो आनुवंशिक मैप का निर्माण करने में, जेनेटिक मैप जो है हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक जीनोम के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो जीनों का क्रम होता है या जीन्स का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, इसको निर्धारित किया जा सकता है AFLP के द्वारा। इसके अलावा प्लांट वैरायटी जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पादप की कौन सी किस्म है ना, उसको पहचाना जा सकता है आसानी से, हम लोग AFLP के उपयोग से पहचान सकते हैं। जर्म प्लाज्म को डिटरमाइन किया जा सकता है कि जो जर्म प्लाज्म है हमारे पास वो कौन सी स्पीसीज का है, जाति का है, या फिर कौन सी किस्म, पादप किस्म या प्लांट वैरायटी का है, तो उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जीन टैगिंग, ठीक है, हम लोग जीन के साथ अगर कोई टैग ऐड करना चाहते हैं, टैग किस तरह का हो सकता है, रेडियो लेबल्ड हो सकता है ना, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उससे संबंधित हो सकता है, या फिर कोई कलर्ड प्रोडक्ट दे सकता है ना, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई जो कलर्ड प्रोडक्ट है या रंगीन उत्पाद है वो दे सकता है, तो इनको टैग्स बोल देते हैं। तो जीन टैगिंग के लिए भी AFLP का यूज़ किया जा सकता है भी। तो ये 4 यूज़ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इसके। थर्ड मार्कर आता है RAPD, रैंडमली एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए होता है उसका क्षार क्रम यहाँ पे भी क्या होता है, अज्ञात होता है या अननोन होता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी रैंडम प्राइमर्स का यूज़ करते हैं, है ना। रैंडम का मतलब ये होता है कि उनका जो क्षार क्रम है या बेस सीक्वेंस है वो अलग अलग होगा रैंडमली, ठीक है, रैंडमली अलग अलग होगा, है ना। तो हमने रैंडम प्राइमर्स ले लिए। ये कैसे होते हैं, अभी छोटे संश्लेषित प्राइमर्स होते हैं, है ना, इनको बोल देते हैं शॉर्ट सिंथेटिक प्राइमर्स। तो इनका यूज़ करके हम लोग भिन्न खंडों की प्रतियां प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जो डीएनए है उसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स या अलग अलग खंड जो हैं उनकी कॉपीज जनरेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं और फिर बैंड्स जो है वो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमर्स का यूज़ हो रहा है, शॉर्ट सिंथेटिक प्राइमर्स या छोटे संश्लेषित प्राइमर्स का उपयोग हो रहा है। इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। तो एक तो इनकी लंबाई कितनी होती है, 8 या 8 से 10 क्षार, है ना। इनके अंदर प्राइमर्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने होने चाहिए, या तो 8 हो या फिर 8 से 10 हो सकते हैं, यानी 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये इसकी लेंथ या लंबाई है। दूसरा, इनका जो सीक्वेंस है या क्रम है नाइट्रोजनी क्षार का, यानी कि पहले ए होगा या पहले जी होगा फिर सी टी, इस तरह से इनका जो क्रम है वो होता है रैंडम या यादृच्छिक क्रम बोल देते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई भी ऑर्डर या क्रम हो सकता है, हमें रैंडमली सिलेक्ट करने हैं, है ना, बीच बीच में से हमें सेलेक्ट करने हैं, तो रैंडम सीक्वेंस होता है ये। इस पे क्वेश्चन आता है कि जो ये प्राइमर्स होते हैं वो एक समय में कितने जीनोमिक साइट्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या गुणन कर सकते हैं। तो 1 से 10 जीनोमिक साइट या जीनोमिक स्थल जो होते हैं उनका गुणन या मल्टीप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन ये कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम्स के अंदर भी, तो ये ध्यान में रखना है आपको।
इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डायरेक्शन में एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, ठीक है। यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में भी ये एम्पलीफिकेशन या गुणन कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो प्राइमर है उसके ऊपर नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम होता है, और जो डीएनए टेम्पलेट होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, क्षारों का क्रम होता है, ठीक है। जो प्राइमर है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से ही जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे जुड़ने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना, है ना। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी पहले, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी प्राइमर के क्षारों के मध्य, प्राइमर के क्षार और डीएनए टेम्पलेट के जो क्षार हैं उनके मध्य, ठीक है। तो प्राइमर जो है वो संपूरक भाग से जुड़ जाता है, अगर जो प्राइमर है वो अपने कंप्लीमेंट्री पार्ट से जुड़ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर वो नहीं जुड़ पाता है, अगर उसको कंप्लीमेंट्री पार्ट नहीं मिलता है डीएनए के अंदर, कोई भी कंप्लीमेंट्री पार्ट मान लीजिए उसको नहीं मिला, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन या गुणन वो नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, अगर कंप्लीमेंट्री साइट जो है या जो संपूरक स्थल होता है प्राइमर का डीएनए टेम्पलेट के ऊपर, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन होने का मतलब ये है कि कोई भी एक क्षार क्रम परिवर्तित हो जाए, जैसे जी के स्थान पर टी आ जाए या ए के स्थान पर सी आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। इससे जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट है या संपूरक स्थल है वो प्राइमर के साथ नहीं जुड़ पाता है, तो प्राइमर इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस साइट का भी गुणन या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर आरएपीडी से संबंधित, ठीक है। ये शॉर्ट सिंथेटिक जो प्राइमर्स यूज करते हैं हम लोग। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, मान लीजिए हमारे पास ये डीएनए टेम्पलेट है, हमने रैंडम प्राइमर्स यूज किए हैं, है ना। रैंडम प्राइमर का मतलब ये है कि उनका जो सीक्वेंस है, जो क्षार क्रम है वो अलग अलग है, हमें पता नहीं है कौन सा है, अलग अलग है। तो हमने डीएनए और प्राइमर्स को एक साथ मिक्स कर दिया। मिक्स जब हम लोग करेंगे तब ये जो प्राइमर्स हैं ये इस डीएनए टेम्पलेट के ऊपर अपने कंप्लीमेंट्री भागों को या अपने संपूरक भागों को खोजेंगे, है ना। संपूरक या कंप्लीमेंट्री भागों की खोज करेंगे, तो जहाँ पर इनको कंप्लीमेंट्री पार्ट मिल जाता है, जहाँ पर इनको संपूरक भाग मिल जाता है, वहाँ पर ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इनका मल्टी एम्पलीफिकेशन कर देगा। तो जो एम्पलीफिकेशन होगा वो पूरे डीएनए का नहीं हो रहा है, डीएनए टेम्पलेट का एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है। एम्पलीफिकेशन किसका होगा, सिर्फ जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे, बीच बीच वाले जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे या खंड होंगे, केवल उनका ही एम्पलीफिकेशन होगा या गुणन होगा। तो इस तरह से देख सकते हो, एक तो ये वाला खंड हमें मिल रहा है एम्पलीफिकेशन से, और दूसरा खंड हमें ये मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में या उत्पाद के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इन खंडों का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे और फिर ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे और बैंडिंग पैटर्न जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आरएपीडी तकनीक। इसके यूज या उपयोग देख लेते हैं। तो जो क्रॉप स्पीसीज होती हैं या फसली जातियां होती हैं उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता उपस्थित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग आरएपीडी का उपयोग करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस लिए चाहिए होती है, अभी वर्ण के लिए या सिलेक्शन के लिए, है ना। हम लोग सिलेक्शन मेथड यूज करते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको कि वर्ण जो है किसी प्लांट पॉपुलेशन के अंदर या पादप समष्टि के अंदर तभी किया जा सकता है जब उसमें आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी उपस्थित हो। तो इसका पता कैसे लगा सकते हैं, आरएपीडी के उपयोग से हम लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो जाति होती है ना, स्पीसीज एंड उपजाति यानी सब स्पीसीज, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना, क्या संबंध होता है, और इनका दूसरे वर्ग के या दूसरी क्लास के जो प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ क्या संबंध होता है, तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, है ना, या फाइलोजेनेटिक संबंध बोल देते हैं। तो इसकी जो स्टडी है वो भी हम लोग आरएपीडी के यूज से कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट वेराइटी जो है या पादप की जो किस्में हैं उनको पहचानने के लिए भी आरएपीडी का उपयोग किया जा सकता है। जीन टैगिंग, ये क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया। जीन टैगिंग का जो यूज़ है वो भी हम लोग आरएपीडी के उपयोग से कर सकते हैं। इसके अलावा सहलगनता मापन मापन जो है, लिंकेज मैपिंग बोल देते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, एक क्रोमोसोम के ऊपर या गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स हैं वो कितने पास पास स्थित हैं,
है ना। जितने ज़्यादा पास स्थित होंगे उतने ही ज़्यादा वो सहलगनता या लिंकेज प्रदर्शित करेंगे। तो इस चीज़ का जो पता है वो हम लोग RAPD के उपयोग से लगा सकते हैं। इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग, सबसे लास्ट में हम लोग एक मॉलिक्यूलर मार्कर करेंगे DFP नाम से, मैंने आपको बताया था पहले। तो DFP का फुल फॉर्म क्या होती है? DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है DNA टेस्ट के लिए या DNA परीक्षण के लिए, ठीक है। ये अपने लास्ट में करेंगे, तो उसमें भी RAPD का यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है भी कैप्स, जिसको बोल देते हैं क्लीव्ड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेस। इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? अभी जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं यानी DNA मार्कर्स का ही उपयोग करते हैं, उसके एनालिसिस के लिए या उसके निरीक्षण के लिए हम लोग कैप्स का उपयोग करते हैं। तो ये होता क्या है? अभी RFLP का ही एक रूपांतरण है ना। RFLP यानी जो सबसे पहला मार्कर मैंने आपको करवाया था DNA मार्कर, उसका ये मॉडिफिकेशन है या रूपांतरण है। इसमें हम लोग एक तकनीक का और उपयोग करते हैं जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस बोल देते हैं इसको। तो इस तकनीक के उपयोग से हम लोग DNA का एम्पलीफिकेशन करते हैं या गुणन करते हैं, और फिर उसके बाद RFLP का उपयोग किया जाता है। तो ये जो टेक्निक है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? जेनेटिक मैपिंग के लिए किया जाता है, यानी कि आनुवंशिक मापन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये हमारे पास DNA टेम्पलेट है, ठीक है, और इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइट्स बनी हुई हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन साइट बनी हुई हैं जो कि किसी एक या अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों के लिए होती हैं, जो कि यहाँ पर कट लगा सकते हैं। इस DNA टेम्पलेट का सीक्वेंस या अक्षर क्रम हमें पता है। हम लोग क्या करेंगे? प्राइमर्स का उपयोग करेंगे और प्राइमर्स डालकर PCR करवाएंगे, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाएंगे, और फिर इसका एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। और एम्पलीफिकेशन जब हो गया तो इस एम्पलीफाइड DNA या इस गुणित DNA जो है इसका फिर RFLP करवाएंगे, और फिर बेंडिंग पैटर्न जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अभी कैप्स। इसका यूज़ है नहीं, वैसे मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अपना आता है SSR या सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अभी हमारा जो DNA है उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का या एक स्पेसिफिक टाइप का DNA होता है जिसको बोलते हैं रेपिटेटिव DNA, ठीक है। तो रेपिटेटिव DNA हमारा जो DNA है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट DNA और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट DNA, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं अभी आगे। सबसे पहले माइक्रो सैटेलाइट DNA की बात कर लेते हैं। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसको STR भी बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, या फिर इसको SSR भी बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, अब माइक्रो सैटेलाइट DNA होता क्या है, इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो हमारा जो DNA है उसके अंदर 2 से 6 क्षार युग्म, है ना, 2 to 6 जो बेस पेयर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं या पुनरावर्तित होते हैं। कितनी बार पुनरावर्तित होते हैं? मिनिमम 5 बार हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 बार हो सकते हैं। तो 5 से 50 बार रिपीट होते हैं या पुनरावर्तित होते हैं। तो DNA का ये जो भाग है या ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? SSR यानी सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, या माइक्रो सैटेलाइट DNA या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं इनको। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीट्स हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 8 टाइम्स, 8 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा, यहाँ पे भी रिपीट्स हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 20 बार, 20 टाइम्स, मैक्सिमम 50 बार हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 5 बार ये रिपीट हो सकते हैं। तो इनको माइक्रो सैटेलाइट DNA कहा जाता है। अब अगर हम एक ऑर्गेनिज्म या जीव की बात करें तो उसका जो जीनोम होता है उसमें DNA के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस ऐसे होते हैं, हजारों की संख्या में स्थान ऐसे होते हैं जहां पर SSR पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या होती है कि इनके अंदर उत्परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, जो म्यूटेशन रेट है इसकी वो बहुत हाई होती है या उच्च होती है, ठीक है। इसीलिए इनके अंदर जो आनुवंशिक विविधता है या जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। एक जीव से दूसरे जीव में अगर हम माइक्रो सैटेलाइट DNA की तुलना कर लें तो दोनों में अलग अलग टाइप का माइक्रो सैटेलाइट DNA पाया जाएगा,
किस वजह से? म्यूटेशन रेट हाई होने की वजह से या उत्परिवर्तन दर उच्च होने की वजह से। तो इसका मतलब इसमें जो आनुवंशिक विविधता है या जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो हाई होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो म्यूटेशंस हैं या उत्परिवर्तन है वो ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक होते हैं या जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि यहाँ पर म्यूटेशन की जो रेट है या उत्परिवर्तन की दर है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या फिर ये ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए है ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है। नॉन कोडिंग का मतलब ये है कि इसमें जीन्स उपस्थित नहीं होते हैं, है ना, इसके अंदर जीन उपस्थित नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डीएनए है उसका 97.5% 96.5% जो पार्ट होता है वो नॉन कोडिंग होता है। इसका मतलब उसके अंदर जीन्स उपस्थित नहीं होते हैं। तो सिर्फ 3.5% जो हमारा डीएनए बचा हुआ है केवल उसी के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, यानी कोडिंग पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। और जीन्स कितने होते हैं हमारे अंदर? 25 से 30 हजार जो जीन्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो 3.5% जो पार्ट है हमारा डीएनए का वहीं पर ही होते हैं। तो अगर 3.5% जो डीएनए का पार्ट है अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए घातक है, लेकिन वहाँ पर म्यूटेशन रेट बहुत ही लो होती है या बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेकिन जो 96.5% डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट है इसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की दर उच्च रहती है। ठीक है, इसी वजह से आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। नॉन कोडिंग होने की वजह से जो उत्परिवर्तन है या म्यूटेशन है उसका जीवों के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है या हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें अगर अपने तो जैसे डाइन्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2 से 6 जो क्षार होते हैं, अब यहाँ पे मिनिमम 2 दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? टी ए, ये बार बार रिपीट होंगे। कितनी बार? 5 बार रिपीट होंगे। देखो टी ए, फिर टी ए, फिर टी ए, टी ए और टी ए, है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टी ए को ब्रैकेट में लिख के और इसकी पावर जो है वो पैर में इसकी 5 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट है। उसी तरह से ट्राई न्यूक्लियोटाइड माइक्रोसैटेलाइट भी हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप जीटीसी जो सीक्वेंस है या क्रम है ये 5 बार पुनरावर्तित हो रहा है या रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का माइक्रोसैटेलाइट है। अब माइक्रोसैटेलाइट का जो यूज़ है वो हम लोग किस लिए करते हैं? अभी यूकेरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मैपिंग है या आनुवंशिक मापन है उसके लिए एसएसआर का उपयोग जो है वो किया जाता है। दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए को वीएनटीआर के नाम से भी जाना जाता है। वीएनटीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि मिनी सैटेलाइट डीएनए जो है उसका उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग मैं अभी बता दूंगा आपको। वीएनटीआर भी कहते हैं इसको। वीएनटीआर का मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। वीएनटीआर का उपयोग हम लोग करते हैं किसके अंदर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अभी? कई 100 क्षार, मतलब इसमें हंड्रेड्स ऑफ द जो बेसेस होते हैं वो रिपीट होते हैं। कितनी बार? 1 से 4 बार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रेपिटेशन कम है, जो सीक्वेंस है या क्षारों का जो क्रम है वो बहुत बड़ा है ना। हंड्रेड्स हो सकता है, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। रेपिटेशन कम बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 1 से 4 बार ही हो रहा है, तो इसको मिनी सैटेलाइट डीएनए बोल देते हैं। और ये जो वीएनटीआरस हैं इनका उपयोग हम लोग करते हैं किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, जो कि सबसे लास्ट जो डीएनए मार्कर मैं करवाऊंगा आपको उसके अंदर आएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये एक बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये एक क्षार क्रम है जिसके अंदर 100 या 100 से भी ज़्यादा क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजनिक क्षार या नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं। ये फिर से रिपीट होंगे दूसरी बार, फिर से तीसरी बार रिपीट होंगे, फिर से चौथी बार रिपीट होंगे। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं या 4 बार ये पुनरावर्तित हो रहे हैं। तो ये क्या है? मिनी सैटेलाइट डीएनए है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो डीएनए मार्कर है वो है एसएससीपी। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड कन्फर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है? अभी हमें पता है जो डीएनए है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब उसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स या 2 श्रृंखलाएं होती हैं।
ठीक है। अब दोनों की दोनों जो श्रृंखलाएं हैं उन पर जो न्यूक्लियोटाइडों का जो क्रम है वो अलग अलग होता है। संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम जो है वो दोनों श्रृंखलाओं पर, डीएनए श्रृंखलाओं पर या डीएनए स्ट्रैंड्स पर डिफरेंट होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जब दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी तो दोनों की जो आकृति है वो अलग अलग बनेगी। अलग अलग क्यों बनेगी? क्योंकि जो क्षार क्रम है वो अलग अलग है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे तो जो जेल के अंदर इनकी गति है या इनकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट रेट से होगी या फिर अलग स्पीड से होगी। ठीक है। इसीलिए इनके द्वारा जो बैंड्स बनाए जाएंगे वो अलग अलग जगह पर बनेंगे, है ना, डिफरेंट साइट्स पर जो बैंड्स हैं वो बनेंगे। ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है इसको अगर अपने गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में वो टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए दो। ठीक है। जब हम इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी करवाते हैं तो हमें जो बेंडिंग पैटर्न मिलता है वो इस टाइप का मिलता है। इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का जो बैंड है वो अलग जगह पे मिलेगा और ये वाला जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका जो बैंड है वो अलग जगह पे मिलेगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एसएससीपी या सिंगल स्ट्रैंड कन्फर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए, अब होता क्या है अभी जब विकृतीकरण होता है या डीनेचुरेशन होता है, इसका क्या मतलब है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब हम गर्म करते हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीनेचुरेशन या विकृतीकरण। ठीक है। तो जब डीनेचुरेशन होता है या विकृतीकरण होता है तो दो एकल रज्जुक डीएनए बनते हैं, यानी कि दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनते हैं। अब इनका जो क्षार क्रम है यानी कि जो बेस सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। इसीलिए इनकी जो 3D शेप है या 3D आकृति है वो अलग अलग बनती है। और जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो उसके अंदर ये डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं या अलग अलग गति से चलते हैं और अलग अलग बैंड्स या डिफरेंट बैंड्स ये बनाते हैं। ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हमने गर्म किया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऊपर वाला है ये बनाता है शेप ए, जो कि अलग प्रकार की आकृति होती है 3D के अंदर। और दूसरा जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो अलग शेप बनाता है जिसको शेप बी के नाम से दिया गया है। ठीक है। तो दोनों की शेप अलग अलग है तो इसीलिए अलग अलग बैंड्स जो है वो बन जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो उत्परिवर्तित डीएनए और सामान्य डीएनए की तुलना में बैंड्स की स्थिति में भिन्नता प्रदर्शित करता है। एक डीएनए है, मान लीजिए उसके अंदर म्यूटेशन हो गया या उत्परिवर्तन हो गया, तो उत्परिवर्तन होने की वजह से जो आकृति है उस डीएनए की वो अलग बनेगी और जो सामान्य डीएनए है उसकी आकृति अलग बनेगी। इसीलिए जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे तो इनके जो बैंड्स हैं उनकी पोजीशन में भिन्नता आएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नॉन म्यूटेटेड डीएनए है। नॉन म्यूटेटेड का मतलब क्या है कि इसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, उत्परिवर्तन नहीं हुआ है, ये सामान्य डीएनए है। तो एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल डीएनए भी हो सकता है या नॉन म्यूटेटेड डीएनए भी हो सकता है। तो इसमें बैंड्स की पोजीशन आप देख सकते हो। लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, तो म्यूटेटेड जो डीएनए होगा उसमें बैंडिंग पैटर्न परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अगर एसएससीपी के यूज़ की बात करें, उपयोग की बात करें, तो दो ही आते हैं इसके अंदर। एक तो है जेनेटिक मैपिंग या आनुवंशिक मैप बनाने में, और दूसरा आता है बहुयुग्म विकल्पियों की पहचान करने में। जो एलिल्स होते हैं, मल्टीपल एलिल्स, ठीक है, मतलब एक जीन जो है उसके नॉर्मली तो दो ही एलिल्स होते हैं या दो ही युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन अगर उसके दो से ज़्यादा युग्म विकल्पी हैं या मोर देन 2 उसके एलिल्स हैं तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए या पहचानने के लिए एसएससीपी का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उसका नाम है एसएनपी या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या एक सिंगल जो बेस है या क्षार है उसका अंतर होता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या, अभी जीनोम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम है उसके अंदर विशिष्ट स्थिति पर या स्पेसिफिक लोकेशन पर एक एकल न्यूक्लियोटाइड में अंतर पाया जाता है, यानी कि एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका डिफरेंस पाया जाएगा और इसी को क्या बोल देते हैं, एसएनपी बोल देते हैं।
SNP जो है वो पॉपुलेशन की बात करें, अगर अपने प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो उसके अंदर 1% या उससे भी अधिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर SNP हमें देखने को मिलता है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं अभी? जेनेटिक मैपिंग के लिए, आनुवंशिक मैप बनाने के लिए, और ह्यूमन जेनेटिक मैपिंग के लिए जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे 4 सीक्वेंस आपको दिख रहे होंगे, CTA, फिर GTA, ठीक है। इन चारों सीक्वेंसेस के अंदर सिर्फ एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है। देखो जो पहला है उसके अंदर 4th पोजीशन पर, चौथे नंबर पर A है, दूसरे के अंदर C है, तीसरे में G और चौथे में T। बाकी सीक्वेंस या बाकी क्रम जो है वो सेम रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? SNP बोल देते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर आता है HA, हेट्रोडुप्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले हेट्रोडुप्लेक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 2 DNA के अणु हैं। अब DNA कैसे होंगे? डबल स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। अगर एक DNA के अणु से एक DNA श्रृंखला और दूसरे DNA के अणु से दूसरी DNA श्रृंखला आपस में जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोडुप्लेक्स। हेट्रो का मतलब अलग, डुप्लेक्स का मतलब डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अलग अलग DNA से आने वाली श्रृंखलाएं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाती हैं तो इस प्रकार बना हुआ जो DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA है, उसको क्या बोल देते हैं? हेट्रोडुप्लेक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो भी, AB ये एक DNA मॉलिक्यूल है और CD ये दूसरा DNA मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? होमोडुप्लेक्सेस। लेकिन जब जो A स्ट्रैंड है या A जो श्रृंखला है वो D के साथ या C के साथ जुड़ जाती है और जो B वाली श्रृंखला है वो C के साथ या D के साथ जुड़ जाती है, तो इससे क्या बनते हैं? हेट्रोडुप्लेक्सेस बनते हैं। तो A अगर D के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो हेट्रोडुप्लेक्स होगा। B जो है अगर C के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वो भी क्या होगा? हेट्रोडुप्लेक्स होगा। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के DNA हैं। एक तो है वाइल्ड टाइप का जो कि नॉर्मल टाइप होता है ना, और दूसरा है म्यूटेंट टाइप यानी कि उत्परिवर्तन हुआ है इसके अंदर। तो वाइल्ड टाइप जो है वो उसको AB स्ट्रैंड से शो किया गया है और जो म्यूटेंट टाइप है इसको CD जो स्ट्रैंड्स हैं से शो किया गया है। इन दोनों का हम लोग डीनेचुरेशन करते हैं यानी कि गर्म करते हैं। गर्म करने से विकृतीकरण होगा, डीनेचुरेशन होगा। दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। A और B की जो स्ट्रैंड है वो अलग हो गई, C और D जो है ये भी अलग अलग होगी। अब इनको हम लोग मिक्स कर देते हैं एक ही सॉल्यूशन के अंदर, है ना, मिक्सिंग, और साथ में इनको स्लो एनिलिंग करवाते हैं, ठीक है। एनिलिंग जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है? लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड या 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो एनिलिंग के लिए सुइटेबल होता है, ठीक है। तो मिक्स कर दिया, एनिलिंग करवाएंगे। अब एनिलिंग जो है वो कई तरीके से हो सकती है। एनिलिंग का मतलब ये है कि 2 अलग अलग जो श्रृंखलाएं हैं या स्ट्रैंड्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। जो A वाली श्रृंखला है वो हो सकता है B के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? होमोडुप्लेक्स बन जाएगा। C वाली जो श्रृंखला है ये D वाली श्रृंखला के साथ जुड़ जाए तो भी होमोडुप्लेक्स बन जाएगा। अगर A वाली श्रृंखला D वाली श्रृंखला के साथ जुड़ती है तो हेट्रोडुप्लेक्स बनेगा, और C वाली जो श्रृंखला है अगर B वाली श्रृंखला से जुड़ती है तो भी हेट्रोडुप्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखनी है। हेट्रोडुप्लेक्स जब बनते हैं, अब देखो यहाँ पे हेट्रोडुप्लेक्स बने हुए हैं, ए वाली जो श्रृंखला है वो डी श्रृंखला के पूरी तरह से कंप्लीमेंट्री नहीं होती है, पूरी तरह से संपूरक नहीं होती है। उसी तरह से सी वाली जो श्रृंखला है वो बी श्रृंखला के पूरी तरह से कंप्लीमेंट्री या संपूरक नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से जो हेट्रोडुप्लेक्स है उसमें अनपेयर्ड पार्ट या अयुग्मित भाग जरूर उपस्थित होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर शो किया गया है। आप देख सकते हो ये अनपेयर्ड पार्ट है, हेट्रोडुप्लेक्स है ये हो जाएगा पेयर्ड पार्ट यानी युग्मित भाग, ये भी युग्मित भाग है या पेयर्ड पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो है वो पेयर नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, युग्मन नहीं करेगा, तो इसको अनपेयर्ड पार्ट या अयुग्मित भाग बोल देते हैं। अगर हम इसको डीएनएज एक एंजाइम होता है उससे ट्रीट करवाएं
तो डीएनए का काम क्या होता है अभी, जहाँ पर भी ये सिंगल स्ट्रैंड या एकल श्रृंखला को देखता है वहाँ पर ये कट लगा देता है। तो अब यहाँ पे कट कहाँ पे लगेगा, एक तो यहाँ कट लग जाएगा और एक यहाँ कट लग जाएगा, तो इसका मतलब दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो आप, दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन गए या खंड बन गए। अब इनका हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे, तो हमारे पास बेंडिंग पैटर्न जो है वो प्राप्त हो जाएगा। होमोडुप्लेक्स जो होते हैं उनका, उनके जो बैंड्स हैं वो नेगेटिव जो एंड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट का उसके क्लोज आते हैं, जबकि जो हेट्रोडुप्लेक्स हैं उनके बैंड्स पॉजिटिव जो एंड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट का उसके क्लोज आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि होमोडुप्लेक्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीमेंट्री हैं, उनका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा है तो उसका मतलब जो ट्रैवलिंग होगी, इनकी मूवमेंट होगी वो बहुत ही स्लो होगी। हेट्रोडुप्लेक्स जो है वो फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, खंड बनाते हैं। ठीक है, और खंड बनाएंगे तो इसका मतलब इनका साइज छोटा होगा, इनकी मूवमेंट या गति जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फास्ट होने की वजह से ये पॉजिटिव एंड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोडुप्लेक्स बैंड्स हैं और ये होमोडुप्लेक्स बैंड्स हैं। तो ये बैंडिंग पैटर्न जो है वो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर। अब HA जो है यानी हेट्रोडुप्लेक्स एनालिसिस जो है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर या मानव आनुवंशिकी के अंदर जो रोग के लिए, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है या उत्तरदायी जीन होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग हेट्रोडुप्लेक्स एनालिसिस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, यानी कि हम लोग जो पादप प्रजनन पढ़ रहे हैं इसके अंदर पैथोजन या रोगजनक की पहचान करना है ना, उसके लिए भी HA का उपयोग किया जाता है, ताकि जो डिजीज फ्री प्लांट्स हैं या रोग मुक्त पौधे हैं उनका सिलेक्शन या वर्ण किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा SNP की जो खोज है उसको करने के लिए भी, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को खोजने के लिए भी हम लोग हेट्रोडुप्लेक्स एनालिसिस का यूज़ करते हैं। चलिए, उसके बाद लास्ट जो DNA मार्कर है वो है DFP, या इसको DNA फिंगरप्रिंटिंग भी बोल देते हैं। इसकी खोज किसने की थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज की थी एलेक जेफरीज ने। कब की थी? 1985-86 के अंदर की थी। तो ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है और साइंटिस्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहना इस पे। तो इस विधि के अंदर हम लोग करते क्या है, DNA प्रॉब का उपयोग करते हैं। DNA प्रॉब को एक जाति के DNA से संकरित किया जाता है। सबसे पहले DNA प्रॉब क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। DNA प्रॉब क्या है? एक तरह का प्राइमर ही होता है ना। प्राइमर क्या है? मान लीजिए 8 से 10 क्षारों का एक खंड है, DNA खंड है, लेकिन वो DNA खंड कैसा है? चिन्हित है, रेडियो लेबल्ड है। ठीक है, और साथ में वो कंप्लीमेंट्री है। किसके कंप्लीमेंट्री है? किसी विशिष्ट DNA के किसी विशिष्ट भाग के। ठीक है, ये हमें पता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? DNA प्रॉब। तो DNA प्रॉब का उपयोग किस लिए करते हैं भाई? किसी विशिष्ट DNA सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हम लोग DNA प्रॉब का उपयोग करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम लोग DNA प्रॉब को एक स्पीसीज के या एक जाति का जो DNA होता है उसके साथ हाइब्रिडाइज कर लेते हैं या संकरित कर लेते हैं। संकरित करने का मतलब यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना, है ना, या DNA प्रॉब को जोड़ना किसके साथ? DNA के एक विशिष्ट भाग के साथ, ताकि हम लोग डिटरमाइन कर सकें, निर्धारण कर सकें किसका? समानता व असमानता का। ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी को डिटरमाइन कर सकें। तो उसके लिए हम लोग DNA प्रॉब का यूज़ करते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। ये जो तकनीक है वो किस पर आधारित है? ये मैंने पहले भी बताया था, VNTR पर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स पर ये आधारित होती है। जो टैंडम रिपीट्स हैं उनकी उत्परिवर्तन की जो दर है या म्यूटेशन की जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और म्यूटेशन रेट हाई होने की वजह से इनके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, इनके अंदर विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो टैंडम रिपीट्स में भिन्नता के कारण, ये जो टैंडम रिपीट्स हैं इनके अंदर जो वेरिएशन आती है या भिन्नता आती है, इसी की वजह से एक जो पर्सन है या एक जो व्यक्ति है उसका DNA दूसरे व्यक्ति के DNA से भिन्न होता है ना। जैसे मान लीजिए ह्यूमंस की बात कर लें तो एक व्यक्ति होगा, जो एक पर्सन का जो DNA है वो दूसरे व्यक्ति के DNA से डिफरेंट होगा। किस वजह से? टैंडम रिपीट्स अलग अलग होने की वजह से या भिन्न होने की वजह से। और ये भिन्नता किस वजह से आ रही है?
हाई म्यूटेशन रेट की वजह से या उच्च उत्परिवर्तन दर की वजह से आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार टेंडम रिपीट्स जो होते हैं उनका पैटर्न का मतलब ये है कि जो रिपीट्स होते हैं उनके अंदर जो क्षार हैं वो कौन कौन से हैं और किस ऑर्डर में लगे हुए हैं, उसको पैटर्न बोल देते हैं। लंबाई, उसकी लेंथ कितनी है, और संख्या, कितनी संख्या में उपस्थित है, वो एक व्यक्ति के लिए या एक पर्सन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक या विशिष्ट होते हैं। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बदलते रहते हैं या परिवर्तित होते रहते हैं, और इसी गुण का उपयोग हम लोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, तो इस तकनीक के अंदर हम लोग जो डीएनए प्रॉप्स यूज कर रहे हैं वो कैसी होती हैं, रेडियो चिन्हित होती हैं या रेडियो लेबल्ड होती हैं, उनका उपयोग इस तकनीक के अंदर किया जाता है। तो इस तकनीक की मैकेनिज्म क्या है, अभी क्रियाविधि क्या है वो हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अभी डीएनए सैंपल चाहिए। तो डीएनए सैंपल हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, या तो ब्लड से ले सकते हैं, है ना, रक्त से, या फिर सीमेन से, वीर्य से ले सकते हैं, या फिर अदर सेल, कोई अन्य कोशिका है उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। तो हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको प्योरीफाई कर लेना है या उसको शुद्ध कर लेना है। तो प्योर डीएनए या शुद्ध डीएनए चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए, 5 से 10 मिलीग्राम होनी चाहिए। अब इस डीएनए को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करेंगे। ये एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए को खंडों के अंदर ब्रेक कर देगा या तोड़ देगा। ठीक है, तो जिससे क्या बनेंगे, डीएनए खंड या डीएनए फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स का हम लोग एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, इन डीएनए खंडों को सेपरेट कर देता है या पृथक कर देता है। किस आधार पर, साइज के आधार पर या आकार के आधार पर। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, यानी कि जो डीएनए खंड है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब हम एक और तकनीक का उपयोग करेंगे जिसको बोलते हैं साउदर्न ब्लटिंग या सदर्न ब्लॉटिंग बोल देते हैं इसको। तो सदर्न ब्लॉटिंग जो है, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे थर्ड ईयर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो साउदर्न ब्लॉटिंग तकनीक में क्या किया जाता है, जो ये वाले डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, जो सेपरेटेड या पृथक किए हुए डीएनए खंड हैं, ये कहाँ पे होते हैं, जेल के अंदर होते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करवा रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हैं, तो ये जेल के अंदर होते हैं। अब इनको जेल से हम लोग नाइलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर या नाइलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित करना है। तो वो किस तकनीक के द्वारा किया जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो नाइलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर हमने डीएनए खंडों को स्थानांतरित कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड जो डीएनए प्रॉब्स होंगे, ठीक है, उनके विलयन के अंदर या उनके सॉल्यूशन के अंदर इस नाइलॉन मेम्ब्रेन को डुबोएंगे या डिप करेंगे। इससे होगा क्या, जो डीएनए प्रॉब्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा या संकरण होगा, किसके साथ, कंप्लीमेंट्री डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ। जो संपूरक डीएनए खंड होंगे उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन या संकरण हो जाएगा। संकरण हो गया, फिर हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे। तो ऑटो रेडियोग्राफी से एक्सरे फिल्म डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और उस एक्सरे फिल्म के ऊपर अगर कोई बैंड हमें दिखाई देता है, तो इसका मतलब डीएनए सैंपल के अंदर वो स्पेसिफिक क्षार क्रम या स्पेसिफिक विशिष्ट बेस सीक्वेंस उपस्थित है, इसका हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरे फिल्म के ऊपर जो बैंडिंग पैटर्न है उसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए, जो डीएफपी है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं अभी, तो प्लांट ब्रीडिंग में इसका उपयोग किया जाता है पादप प्रजनन के अंदर। किसको डिटरमाइन करने के लिए, जर्म प्लाज्म को, कि जर्म प्लाज्म कौन सी किस्म का है, कौन सी पादप किस्म का है या प्लांट वैरायटी का है। जो प्लांट वैरायटी है या पादप किस्म है वो कौन सी है, उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। इसके अलावा पेरेंट प्लांट जो है, कोई भी प्रोजेनी प्लांट है उसका पेरेंट प्लांट कौन सा होगा, इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जो एंसेस्टर या पूर्वज होते हैं, है ना, उनका भी डिटरमाइन या निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा डीएनए परीक्षण या डीएनए टेस्ट आपने नाम सुना होगा। तो डीएनए टेस्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही किया जाता है, और उससे अपराधी की जो पहचान है वो की जाती है। ठीक है, जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है डीएनए टेस्ट के द्वारा। या फिर डीएनए टेस्ट हम लोग करते हैं किसके लिए, मान लीजिए कोई एक चाइल्ड है या बच्चा है, और जो मदर है वो दो हैं, है ना, दोनों ने दावा किया है कि वो जो चाइल्ड है वो उनका है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे, और डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि जो चाइल्ड है वो कौन सी मदर का है। ठीक है, तो पैटर्निटी डिटर्मिनेशन बोल देते हैं इसको।
तो वो भी हम लोग डीएनए टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग से। अब एक संस्था है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है CCMB, जहाँ पर डीएनए टेस्ट किया जाता है हमारे इंडिया में। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये है सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे किया क्या जाता है, अभी डीएनए परीक्षण से संबंधित खोज की जाती है, ठीक है। डीएनए टेस्ट जो है वो इंडिया में कहाँ किया जाता है, हैदराबाद में CCMB के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये था अभी लास्ट डीएनए मार्कर। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।